तो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पर चर्चा करेंगे। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। सबसे प्रथम हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हुआ, जब दो तत्व मिलेंगे किसी नए तीसरे तत्व का निर्माण करेंगे, वह उससे अलग होगा या उससे नया होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। और है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसे ही कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया को भौतिक अपक्रिया के द्वारा पलटा नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक बार रासायनिक अपक्रिया हो गई तो पुनः उसे भौतिक क्रियाओं के द्वारा वापस पूर्व या पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे है, यदि चावल और पानी को मिलाकर जब हम लोग उसको आग देंगे या गर्म करेंगे तो भात का निर्माण होता है। यदि एक बार भात बन गया तो पुनः भात को यदि हम गर्म करेंगे तो वह कभी भी पानी और चावल में अलग नहीं होगा। इसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, जिसको हम वापस में रासायनिक क्रिया करके भौतिक अवस्था में वापस पुनः नए अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण। भोजन का पकाना। जब हम एक तरफ पानी लेते हैं और दूसरा चावल, जब उसमें हम आग लगाते हैं या उसको गर्मी देते हैं या उष्मा देते हैं तो वह भात बन के तैयार हो जाता है। यदि हम चाहें कि फिर उसको गर्मी देकर या उष्मा देकर या ठंडा करके इसमें से कोई कुछ भी करके कि वह पुनः पानी और चावल के अवस्था में आ जाए तो यह नहीं होता। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में यदि एक बार पदार्थ नया कोई बन गया तो वह पुनः वापस पुराने अवस्था में या पहले की अवस्था में वापस नहीं आता। जैसे दही का बनना, जैसे होता है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनने का मतलब होता है, यदि हम दूध में मट्ठा या जोरन डाल दें तो वह दूध और जोरन या मट्ठा क्रिया करके दही का निर्माण करता है। यदि एक बार दही बन गया तो पुनः यदि हम चाहें कि दही से दूध बना लें तो यह नहीं बनता है। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में एक बार जो पदार्थ बन गया तो वह उसी अवस्था में रहता है। उसके बाद है मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। यदि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को से अपक्रिया कराते हैं तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो उसी अवस्था में बना रहता है। यदि हम चाहें मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में पुनः परिवर्तित कर दें तो यह वापस पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा। उसके बाद है मोमबत्ती का जलना। यदि मोमबत्ती एक बार जल गई तो पुनः वह उसी वापस अवस्था में नहीं आती है। उसके बाद है रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले कई परिवर्तन होते हैं। जैसे एक होता है अवस्था में परिवर्तन। यदि जैसे यहाँ पे है, जैसे होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ जल बनाते हैं। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में रहता है। लेकिन जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो यह एक जल के विलयन के रूप में तैयार होता है। अतः इसे ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है, तो यह दोनों मिलकर एक जलीय विलयन बनाते हैं। इससे अवस्था परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है रंग परिवर्तन। जैसे कई पदार्थ होते हैं, जब वह क्रिया करते हैं तो उनका रंग परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है तापमान परिवर्तन। जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया से जब किसी हम पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे
और होता है गैस का उत्सर्जन। जैसे हम दो पदार्थों का क्रिया कराते हैं तो वह एक नया, तो उसमें से गैस का उत्सर्जन होता है, इसे ही हम गैस का उत्सर्जन कहते हैं। कारक, अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O बनता है, उसमें H2 और O2 यह अभिकारक हैं। जो पदार्थ बनता है H2O या जल, वह उत्पाद कहलाता है। जैसे उसके बाद है उत्पाद, जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इनको अभिकारक कहा जाता है, और जो CO2 अभिकारकों कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद जो पदार्थ बना है CO2, इसे उत्पाद कहा जाता है। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था भी दर्शाई जाती है। इसका मतलब हुआ रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यदि हम इसका पूरा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। उस रासायनिक अभिक्रिया को उनके चिन्हों के, जैसे मैग्नीशियम को हम, जैसे मैग्नीशियम को हम उसके प्रतीक के रूप में Mg लिखते हैं, और हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है, हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे Mg यह सॉलिड में है, ठोस है, और ऑक्सीजन यह गैस है। उसके बाद जो पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह भी एक ठोस है, यह उसकी भौतिक अवस्था है। मैग्नीशियम जो ठोस अवस्था में है और ऑक्सीजन गैस अवस्था में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यह भी ठोस अवस्था में, यह इनकी भौतिक अवस्था कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में रूप में लिखते हैं तो हम इसी रूप में लिखते हैं, इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा समीकरण जो दोनों तरफ बराबर हो, जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो। यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी तो उनका द्रव्यमान भी बराबर रहेगा। तो यही होता है समीकरण संतुलित करना। इसका मतलब ये होता है किसी तत्व के या किसी पदार्थ के जितने परमाणु इधर रहेंगे उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए। अब हम एक एक समीकरण को बहुत ही अच्छे ढंग से संतुलित करना सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। समीकरण है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस बराबर क्या बना है? CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यह समीकरण अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, इधर परमाणुओं की संख्या कम है। जैसे इधर ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, 3 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर कितना है? 3 दूनी 6, 1 7 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या संतुलित नहीं है, तो इसे ही हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले HNO3 में कितने तत्व हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लिखेंगे, इन सबको लिख लेंगे। कितने किसके तत्व? हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं इधर? 1। नाइट्रोजन के भी कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 1, नाइट्रोजन के 1, और ऑक्सीजन के 3 तत्व हैं। इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद
इसको लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम के 1 परमाणु हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन OH का होल ट्वाइस है। इस 2 का गुणा इसमें होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि ये दोनों के कोष्टक में ये कोष्टक हटता है तो जो संख्या गुणे में रहती है तो वह संख्या दोनों में गुणा होती है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2, और हाइड्रोजन का भी 2 में गुणा होगा तो हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो जाएंगे। यह एक दूसरे ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद हम इधर वाले को लिख लेते हैं। इधर क्या है? Ca के कितने परमाणु हैं? Ca के 1 परमाणु है, तो हम 1 लिख लेंगे। Ca के कितने परमाणु हैं? तो हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद NO3 है, NO3 कोष्टक में है, उसके बाहर 2 से गुणा हुआ है, तो हम इस 2 का गुणा नाइट्रोजन में भी करेंगे। यदि नाइट्रोजन 1 है तो ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। उसके बाद है H2O जल। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। अब हम देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 1 3 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन को हम बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 3 है, इधर 2 है, तो फिर यहाँ हम गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन इसका गुणा ब्रैकेट में होगा, तो फिर यहाँ पे 2 भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और नाइट्रोजन और कहीं भी नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो हम नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए दोनों तरफ इधर 2 से, इस ब्रैकेट में 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से यहाँ पे गुणा किए तो इस 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा, तो 2 का गुणा हाइड्रोजन में करेंगे, हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन में 1 है तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है, यदि 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बराबर है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बराबर हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ 2 है, 6 2 8 ऑक्सीजन इधर है, तो 8 ऑक्सीजन इधर भी होने चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 6 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर है। उसके बाद आता है कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम 1 है और यहाँ भी कैल्शियम 1 है, तो यह समीकरण पूरा संतुष्ट हुआ, क्योंकि जितने परमाणु की संख्या इधर है उतने ही परमाणु की संख्या इधर है। तो H2O में सामने 2 से गुणा हुआ है, तो हम यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद देखेंगे, और इसमें कुछ गुणा नहीं हुआ क्योंकि ये इसमें परमाणु की संख्या बराबर है, और यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए किसी संख्या से गुणा नहीं किया। यहाँ पे HNO3 में 2 से गुणा किया गया है, तो इसके सामने भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यह हमारा समीकरण संतुलित हुआ। दूसरा समीकरण क्या है? NaOH प्लस H2SO4 मिलकर क्या बना है? Na2SO4 प्लस H2O। यह समीकरण संतुलित नहीं, इसको भी संतुलित करना है। जैसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे NaOH, यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे सोडियम के 1 परमाणु हैं, यहाँ पे सोडियम के 1 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के भी 1 परमाणु हैं। इसे हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद है H2SO4। इस दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे सल्फर 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 4 है। यदि इनके साथ जो भी संख्या लिखा है वही
यह परमाणुओं की संख्या है, जिनके साथ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ उसके साथ एक मान लिया जाता है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में ये हो गया। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, इधर Na2SO4 प्लस H2O को। पहली बात, यहाँ पे सोडियम की कितने परमाणु हैं आप लोग बताइए। यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे सल्फर के कितने परमाणु हैं? सल्फर कुछ नहीं लिखा गया, मतलब 1 है। जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा जाता है तो वह संख्या 1 होती है। उसके बाद है ऑक्सीजन। यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यह एक ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन के साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसे हम एक अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इसको हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो हमें सोडियम को यहाँ भी 2 करने के लिए इस ब्रैकेट में 2 से गुणा करना होगा। जब यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे तो यह पूरे ब्रैकेट में 2 से गुणा होगा। जैसे हम गुणा करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना होता है। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 में यहाँ पे सोडियम कितने परमाणु? 1 परमाणु है। जब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 1 परमाणु है, यदि 2 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु की संख्या इधर और इधर दोनों तरफ बराबर हो गई। उसके बाद हम करेंगे क्या? उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या को बराबर करेंगे या ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या इधर 4 और 2 6 है। इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 5 है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इधर 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यह पूरे ब्रैकेट में गुणा होता है। जब यहाँ पे गुणा किया जाएगा ब्रैकेट के सामने तो वह पूरे ब्रैकेट में गुणा होता है। जैसे 2 का यदि हम हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यदि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 1 है, यदि 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो वह 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 4 2 6 हो गई। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 4 2 6। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। उसके बाद हमें हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन संख्या 2 है, 2 2 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है, तो हम इधर भी देखेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और उसके बाद कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है। उसके बाद हम देखेंगे सल्फर। सल्फर की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब यह समीकरण हमारा दोनों तरफ संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। तो हम देखेंगे कौन कौन से ब्रैकेट सामने गुणा किए हैं, जिस संख्या से गुणा किए हैं वह इस समीकरण में उस संख्या के आगे, उस समीकरण के आगे उस संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए NOH के आगे 2 से हम लोग गुणा किए हैं, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद H2SO4 में हम किसी संख्या से गुणा नहीं किए हैं। उसके बाद Na2SO4 में भी हम किसी संख्या से गुणा नहीं किए हैं। यहाँ पे H2O के सामने हम 2 से गुणा किए हैं, तो यहाँ भी हम 2 लिख देंगे। अतः हम कह सकते हैं यह समीकरण हमारा संतुलित होगा। यह बहुत ही आसान विधि है, सिर्फ परमाणु संख्या को अलग अलग ब्रैकेट में रखना है और उसको देखना है कि जिस संख्या से गुणा करना हो, ताकि ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाए। NaCl प्लस AgNO3 प्लस इसके बाद क्या बना है NaNO3 प्लस AgCl। इसमें भी हमें क्या करना है? परमाणुओं को बराबर करना है, परमाणुओं की संख्या बराबर करना है या समीकरण को संतुलित करना है। जैसे इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं NaCl। यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु हैं? सोडियम के 1 परमाणु हैं। और यहाँ पे Cl के भी कितने परमाणु हैं? Cl के भी 1 परमाणु है।
उसके बाद हमें इसको लिखना है अलग ब्रैकेट में। Ag, Ag के कितने परमाणु हैं? Ag के यहाँ भी यहाँ एक परमाणु है। और यह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? नाइट्रोजन के एक परमाणु है, क्योंकि जिसके नीचे इसको कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो उसे वहाँ पे एक छुपा होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या 1। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु संख्या 3 है। उसके बाद इस इधर आएंगे दूसरी तरफ, इसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे सोडियम परमाणु की संख्या कितनी है बताइए आप लोग? यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई, अतः सोडियम की परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ भी 1 है। उसके बाद है ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा गया है। उसके बाद एक दूसरे ब्रैकेट में, इसके बाद AgCl अलग ब्रैकेट में इसको लिखेंगे Ag। यहाँ पे Ag, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं Ag या Ag के कितने परमाणु हैं? Ag के एक परमाणु है। या उसके बाद है Cl के कितने परमाणु हैं? Cl के भी एक परमाणु है। अब इसको हमें क्या करना है? संतुलित करना है। सबसे पहले सोडियम, हम देखेंगे सोडियम कितना? 1 है, तो यहाँ भी सोडियम 1 है, और पूरे समीकरण में सोडियम और कहीं नहीं है। उसके बाद है Cl, यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 1 है। उसके बाद है Ag या सिल्वर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी सिल्वर 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो इस समीकरण में भी नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसमें हमें किसी भी और संख्या से गुणा नहीं करना है, अतः कह सकते हैं यह समीकरण हमारा संतुलित है। हमारा है BaCl2 + H2SO4। उसके बाद एरो का चिन्ह है, फिर क्या बना है? BaSO4 + HCl। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है कि कहाँ कि कौन से परमाणु की संख्या ज्यादा कम है। जिस भी तत्व के परमाणु की संख्या कम ज्यादा है, उन सभी परमाणु की संख्या को हमें क्या करना है? बराबर करना है। संतुलित मतलब होता है बराबर, दोनों तरफ जो दोनों पक्ष में बराबर, जितनी परमाणु की संख्या इधर होनी चाहिए उतनी ही परमाणु की संख्या इधर भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग पहले हल किए हैं आसान से, जैसे यहाँ पे बेरियम के कितने परमाणु हैं? तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे बेरियम के 1 परमाणु है। Cl2, क्लोरीन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद अगले ब्रैकेट में यहाँ पे H2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु लिखेंगे? 2 परमाणु। यहाँ पे सल्फर के नीचे कोई संख्या नहीं दी गई है, तो यहाँ पे सल्फर 1 है, तो हम सल्फर को 1 लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, ऑक्सीजन नीचे कितना लिखा है? 4 लिखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब हम दूसरी तरफ, यहाँ पे बेरियम की परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पे बेरियम परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ पे बेरियम की परमाणु की संख्या 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पे सल्फर भी परमाणु की संख्या 1 है, क्योंकि सल्फर के नीचे कोई संख्या नहीं दी है, तो हम 1 मानते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 1 है। यहाँ क्लोरीन की परमाणु की संख्या भी 1 है। अभी हमें देखना है कि कौन से परमाणु की संख्या कम ज्यादा है, उसे ही हमें बराबर करना है। बेरियम परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी बेरियम के परमाणु की संख्या 1 है, तो बेरियम के परमाणु की संख्या बराबर है। उसके बाद हम आते हैं Cl, यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी है? तो क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2 है, तो हम देखते हैं क्लोरीन कहाँ है। यहाँ इधर क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु की संख्या 1 है। अगर इधर भी हमें क्लोरीन के परमाणु की संख्या बराबर करनी है, तो इस ब्रैकेट में हमें 2 से गुणा करना होगा।
यदि हम 2 से यहाँ पे गुणा करते हैं तो यह पूरे ब्रैकेट में गुणा होता है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। और क्लोरीन की परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ पे यदि 2 का गुणा करेंगे तो क्लोरीन की भी परमाणु संख्या 2 हो जाएगी। अतः क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गया है। उसके बाद है हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। देखिए इधर भी 2, इधर भी 2। अब हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या भी बराबर हो गई है। उसके बाद क्या है? सल्फर। यहाँ पे सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पे सल्फर परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ भी सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ भी 1 है। अब यह दोनों तरफ सल्फर की परमाणु संख्या भी क्या हो गई? बराबर हो गई। उसके बाद लास्ट में क्या बचा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी लिखा है? 4 लिखा है। इधर 4 है तो इधर भी 4 होनी चाहिए। ये 4 नहीं रहेगा तो हमें गुणा करके 4 बनाना होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। इसका मतलब यह है सिर्फ यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना होगा इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, HCl। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब यह क्या हो गया? यह परमाणु, यह समीकरण संतुलित हो गया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि रासायनिक क्रिया के पहले अभिकारक एवं बाद में उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2 है, तो जितने परमाणु की संख्या इधर होनी चाहिए उतने ही परमाणु की संख्या इधर भी होनी चाहिए। जैसे इनसे मिलकर क्या बनता है? CO2 बनता है। यहाँ पे देखिए कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ भी कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है। यहाँ भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। अतः कह सकते हैं यह समीकरण संतुलित है, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ बराबर है। यदि इसमें परमाणु की संख्या बराबर होगी प्रत्येक तत्व की, तो इससे क्या होगा? दोनों तरफ के क्या द्रव्यमान, दोनों तरफ के द्रव्यमान भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब इसीलिए समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैथ और साइंस को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से बाहर ना जाए।